नमस्कार, मैं घनश्याम कुमार। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। मालदीव में चीन समर्थक सरकार आने के बाद भारत के साथ उसका तनाव चरम पर है। इसी बीच अब बांग्लादेश में भी इंडिया आउट कैंपेन शुरू किया गया है। इस कैंपेन को बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी चला रही है, जिसे खूब समर्थन मिल रहा है। बांग्लादेश में भले ही भारत के प्रति दोस्ताना व्यवहार रखने वाली सरकार है, लेकिन वहां का विपक्ष भारत विरोधी मुहिम चलाने में जोर शोर से जुटा हुआ है। बांग्लादेश में विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) मालदीव की तर्ज पर ही इंडिया आउट कैंपेन चला रही है। इस कैंपेन के तहत बांग्लादेश में भारत के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म करने की मुहिम चलाई जा रही है और भारतीय सामान के बहिष्कार की भी अपील की जा रही है। यह पार्टी बांग्लादेश में भारत और हिंदू विरोधी माहौल बना रही है और सोशल मीडिया के जरिए बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है। बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी के प्रमुख नेता खुलकर भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। आलम यह है कि विपक्षी पार्टी बीएनपी के प्रमुख नेता जनरल रऊल कबीर रिजवी ने हाल ही में इंडिया आउट कैंपेन का समर्थन करते हुए अपनी कश्मीरी शॉल तक जला दी थी। भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हुए रिजवी ने यह भी कहा कि भारत बांग्लादेश के लोगों के साथ नहीं है, बल्कि आवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी का समर्थन करता है। विपक्षी पार्टियों के इंडिया आउट कैंपेन को लेकर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी हमलावर है। रिजवी के कश्मीरी शॉल जलाने पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जब विपक्षी पार्टी के नेता अपनी पत्नियों की भारतीय साड़ियां जलाएंगे, तभी यह साबित होगा कि वे वास्तव में भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश में हालिया आम चुनावों में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने एक तरफा जीत हासिल की थी, क्योंकि विपक्ष ने इस चुनाव का बायकॉट किया था। विपक्ष का आरोप है कि भारत के दखल से शेख हसीना लगातार प्रधानमंत्री चुनाव जीतती आ रही है। चीन भी शेख हसीना सरकार और भारत के प्रति विपक्ष के रोष को भुनाने की पूरी कोशिश करता है। मालदीव की तरह ही बांग्लादेश भी भारत विरोधी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे कई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में चल रही भारत विरोधी मुहिम का नेतृत्व पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी नेता खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान कर रहे हैं। बांग्लादेश की 2 बार की प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को आतंकवाद फैलाने का दोषी पाए जाने पर साल 2018 में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। 21 अगस्त 2004 को आवामी लीग की रैली में आतंकी हमले में वे दोषी पाए गए थे। ढाका के एक अखबार ने तारिक रहमान के इंडिया आउट कैंपेन को लेकर लिखा है, लंदन में रहकर एक दोषी करार दिया गया आतंकवादी और बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने बीएनपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मालदीव की तरह बांग्लादेश में भारत विरोधी आंदोलन शुरू करने और देश में हिंदू विरोधी भावना को भड़काने का निर्देश दिया है। पार्टी की साइबर विंग के लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हिंदुओं और भारत को लेकर नफरत फैलानी शुरू कर दी है। एक और जहां तक ये सारी बातें हैं, दूसरी ओर भारत चीन, पाकिस्तान और मालदीव जैसी पड़ोसियों से घिरा हुआ है, जिनके साथ रिश्ते तनावपूर्ण स्थिति में है। लेकिन भारत का अपने करीबी पड़ोसी बांग्लादेश के साथ मजबूत रिश्ता है, जो भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। दोनों देश जल संसाधन, रेल, तकनीक, अंतरिक्ष विज्ञान जैसे कई क्षेत्रों में अहम सहयोगी भी हैं। और यूएसए के बाद अब केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में यूएन भी कूद गया है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जर्मनी और अमेरिका के बाद अब संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी टिप्पणी व्यक्त की है। भारत इस मामले में जर्मनी और अमेरिका के राजदूत को पहले ही तलब कर आंतरिक मामलों में दखलंदाजी के लिए फटकार लगा चुका है, मगर अब यूएन इस मामले में कूद गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तारी को लेकर जर्मनी और अमेरिका के बाद अब संयुक्त राष्ट्र ने भी दखलंदाजी कर दी है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के एक प्रवक्ता ने केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले पर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत एवं किसी भी अन्य देश में जहां चुनाव हो रहे हैं, लोगों के राजनीतिक और नागरिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी और हर कोई एक स्वतंत्र निष्पक्ष माहौल में मतदान कर पाएगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के फिलीपींस दौरे से चीन बौखला गया है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, कुछ भी कर ले भारत, हम हमेशा तैयार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में 23 से 27 मार्च तक सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया में अपना 5 दिवसीय दौरा समाप्त किया है। इनमें सबसे ज़्यादा चर्चा उनके फिलीपींस दौरे की रही। जयशंकर ने इस दौरान फिलीपींस के राष्ट्रपति बोंगबोंग मार्कोस से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान ही भारत ने दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की संप्रभुता का खुलेआम समर्थन किया। भारत के समर्थन से सबसे ज़्यादा मिर्ची चीन को लगी है।
चीनी तटरक्षक बल आए दिन फिलीपींस की नौकाओं को परेशान कर रहे हैं। कई मौकों पर उन्होंने फिलीपींस नौकाओं पर पानी की बौछार भी की है और टक्कर भी मारी है। ऐसे में चीन ने भारत की फिलीपींस के साथ बढ़ती नजदीकियों को लेकर जमकर जहर उगला है। उसने लिखा है कि भारत कुछ भी कर ले, लेकिन हम सीमा विवाद को लेकर अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। चीन कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, जयशंकर की सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया की यात्रा आसियान देशों के साथ भारत के संबंधों में विभिन्न कारणों से धीमी वृद्धि का परिणाम है। जयशंकर की यात्रा पूरी तरह से राजनयिक उद्देश्यों के लिए नहीं है। भारत बहुत कम द्विपक्षीय व्यापार और न्यूनतम द्विपक्षीय निवेश वाले फिलीपींस के साथ संबंध विकसित करने को लेकर विशेष रूप से उत्साहित नहीं है। हालांकि चूंकि भारत चीन को एक रणनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है, इसलिए उन देशों को अपने साथ जोड़ने की उसकी प्रेरणा मजबूत हो जाती है जिसका चीन के साथ टकराव है, खासकर क्षेत्रीय संप्रभुता विवादों पर। संबंध में ग्लोबल टाइम्स ने आगे कहा, अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने के लिए फिलीपींस को भारत का तथाकथित समर्थन पूरी तरह से एक पक्षपातपूर्ण बयान है। वर्तमान में फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि चीन की संप्रभुता पर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा है। यदि जयशंकर दक्षिण चीन सागर में चीन को उकसाने में फिलीपींस का समर्थन करना चाहते हैं, तो इससे अत्यधिक प्रतिस्पर्धी, यहाँ तक कि उत्तेजक या शत्रुतापूर्ण रूप के रूप में देखा जा सकता है। लोकसभा चुनाव के बीच बिहार के पूर्णिया से खबर है। पूर्णिया को लेकर पप्पू यादव की लड़ाई ने इसे बिहार की सबसे हॉट सीट बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव इस सीट को जीतने ही वाले हैं, मगर हकीकत है कि काफी लंबे समय से इस सीट पर बीजेपी और जदयू का कब्जा है, मगर नाक की लड़ाई की वजह से पूर्णिया की चर्चा अब देश लेवल पर होने लगी है। फिर बिहार में फिलहाल सबसे हॉट सीट पूर्णिया बनी हुई है। ये सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस सीट पर पिछले 2 दशकों से भाजपा और जदयू का दबदबा रहा है। पूर्णिया सीट की पहचान पहले सेंट्रल सीट के रूप में होती थी और 1977 से पहले इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है और पप्पू यादव ने इस सीट के लिए एड़ी चोटी का प्रयास किया है, लेकिन यह सीट राजद के कोटे में चली गई। बनमनखी, कस्बा, धमदाहा, पूर्णिया, कोड़ा और रुपौली विधानसभा वाले इस सीट पर 2004 से जदयू और भाजपा का कब्जा रहा है। उसके पहले 1999 में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बतौर निर्दलीय यहां जीत का परचम लहरा चुके हैं। जेल में बंद सत्येंद्र जैन को एक और झटका। गृह मंत्रालय ने दी सीबीआई जांच की मंजूरी। महाठग सुकेश से भी मामला जुड़ा हुआ है। तिहाड़ जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक मामले में गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। आम आदमी पार्टी को झटके पर झटका लग रहा है। कुछ दिनों पहले ईडी ने आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। वह अब ईडी रिमांड में है। वहीं पार्टी के 3 बड़े नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह जेल में पहले से हैं। ऐसे में अब सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने फरवरी में इस मामले को लेकर सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की थी। 2050 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, आरबीआई डिप्टी गवर्नर ने ऐसा कहा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्र ने कहा है कि भारत अगले दशक में 10% की वृद्धि दर हासिल कर सकता है। भारत अपनी ऊर्जा और बदलावों के जरिए चुनौतियों से उबर रहा है। ऐसे में 2032 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2050 तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। वह 25 मार्च को जापान के टोक्यो में नोमुरा के 40वें सेंट्रल बैंकर सेमिनार में भारतीय अर्थव्यवस्था, अवसर और चुनौतियों विषय पर अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा, भारत के हालिया वृद्धि प्रदर्शन ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अप्रैल 2023 और जनवरी 2024 के बीच संचयी रूप से 2023 के लिए अपने पूर्वानुमान को 0.8% बढ़ाया है। आईएमएफ को उम्मीद है कि भारतीय वैश्विक वृद्धि में 16% का योगदान देगा, जो बाजार विनिमय दरों के मामले में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। इस मापन के अनुसार भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और आगामी दशक के भीतर जर्मनी और जापान से आगे निकलने की स्थिति में क्रय शक्ति समता यानी पीपीपी के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसी के साथ आज के यह प्रमुख समाचारों का बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।